मेरा नाम मोहम्मद अली है और CSS 2020 के अंदर मेरी 10th पोजीशन आई और मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया। इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोड़ाबारी डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिस्पोजल पे। जहां तक ताल्लुक़ मेरे जर्नी का है तो मैंने 2014 के अंदर UET लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छा इंजीनियर तो नहीं हूँ, तो मुझे उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिनमें मेरा इंटरेस्ट है और मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंस में साइंस की निस्बत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने जब CSS के सब्जेक्ट्स देखे तो मुझे वो बुफ़े डिनर की तरह लगे। उसमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की इतनी ऑप्शंस, तो मैंने कहा कि मैं CSS ही करूँगा। फिर मैंने 1 साल तैयारी की और 2016 के अंदर पहली अटैम्प्ट दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली अटैम्प्ट में मैं रिटन में अच्छे नंबर लेने के बावजूद कंपोजिशन के पेपर्स में 2 नंबर से फ़ेल हो गया और मैंने इस दौरान कोई नौकरी कोई मुलाजमत नहीं की। फिर उसी स्टेमिने के साथ मैंने 16 का पूरा साल तैयारी की और 17 में फरवरी के अंदर जब पेपर दिए तो 2017 की अटैम्प्ट में मैं इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो गया। उसके बाद तीसरी अटैम्प्ट मेरी आखिरी अटैम्प्ट बची थी, लेकिन वो अटैम्प्ट मैं तब लेना चाहता था कि जब फ़ियर ऑफ फेलियर पे काबू पा लूँ, क्योंकि 2 दफ़ा फेलियर के बाद एक लामहला एक फ़ियर ऑफ फेलियर इंसान में आ जाता है। उसी दौरान FPSC के थ्रू मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं कस्टम्स इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस ऑफ़िसर और इंस्पेक्टर, जिसे इंस्पेक्टर या इंटेलिजेंस ऑफ़िसर कहा जाता है, कस्टम्स को मैंने ज्वाइन किया और 4 साल तक मैं कस्टम्स में रहा। फिर मुलाजमत के साथ मैंने तीसरी अटैम्प्ट दी 2020 के अंदर और उस अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10th पोजीशन है। तो ये एक स्ट्रगल का जर्नी है, तीसरी अटैम्प्ट तक जाना और उसी स्टैमिने को, उसी ज़ील को और उसी एनर्जी को बरकरार रखना, यही वो महारत है। और जब आप पहली अटैम्प्ट भी दे रहे हैं तो आपके अंदर वही जज्बा, वही हौसला और वही कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि जो आप समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता फेलियर भी हो गई तो आपने लंबे सफ़र को तय करना है। और दूसरी बात जो अहम है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर प्लान B लाजमी रखिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता CSS नहीं होता तो आपने ख़ुदकुशी नहीं करनी। आपकी लाइफ में प्लान B का होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ और ऑप्शंस आपके पास होना ज़रूरी है और ना ही CSS लाइफ का कोई हरफ़े आखिर है। ये एक जर्नी है और इस जर्नी को अगर आप करना चाहते हैं तो 2-3 क्वालिटीज़ जो मैं समझता हूँ आपके अंदर होनी चाहिए। वो ये है कि एक तो फोकस और कंसंट्रेशन, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, ये सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की डिस्ट्रैक्शन से। ओवर नॉलेज नहीं चाहिए, आप कोई PhD करने नहीं जा रहे, आप एक ग्रेजुएशन लेवल का इम्तहान देने जा रहे हैं, लेकिन विद क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा, आपके अंदर इस्तिकामत का होना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर फेलियर हो गया तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने दोबारा से उसी तरह से इस जर्नी को स्टार्ट करना है। और तीसरा कि आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि आप नॉलेज को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि आप रेलिवेंट पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में ना सिर्फ बिठाते हैं, उन पे आप वाई भी, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ वाई भी आप सोचते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपने अक्सर इंटरव्यूज़ में अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, तो अगर मैं इसको डीकोड करूं तो क्रिटिकल थिंकिंग के 2 से 3 एस्पेक्ट्स हैं। किसी भी इशू को लेके, मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग को ले लें तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है? क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद है कि ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं, कॉज क्या हैं। ये आपने हर क्वेश्चन में ये सोचना है कि इस इशू के वजूहात क्या हैं, और दूसरा उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, और तीसरा इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। इन तीनों एलिमेंट्स को मिला जुला के क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। यानी मैंने आपको आज क्रिटिकल थिंकिंग का वर्ड डीकोड कर दिया है कि आप जब भी कोई स्टडी करें आप ये लाजमी सोचें कि ये जो मामला है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका कॉज क्या है, इसका इफ़ेक्ट्स क्या आएगा और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है,
किसी भी मौजू को पढ़ते वक्त आप इन अंदाज से सोचिए और इसी को आप क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे ही आप एनालिसिस करते हैं। जब आप इन 3 एस्पेक्ट्स को माइंड में मैपिंग कर लेते हैं किसी भी मौजू को, किसी भी सवाल को लेकर, तो फिर आप एनालिसिस कर पाते हैं। अक्सर कहा जाता है एनालिसिस करें पेपर के अंदर, तो ये एनालिसिस किस बला का नाम है, उसकी भी डिकोडिंग यही है कि आपने एनालिटिकली अप्रोच करते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाना है। आपने देखना है कि ये 4-5 जो ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, और यह स्वॉट एनालिसिस जिसे आप कहते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, इन 4-5-6 एस्पेक्ट्स को मिला के कहा जाता है एनालिसिस। मिसाल के तौर पे अगर सवाल आता है तो कायद आज़म के 14 नुकात या 14 पॉइंट्स की आप बात करें, तो क्रैमिंग क्या है कि मुझे वो 14 पॉइंट्स याद हैं। दैट इज़ नॉट एनालिसिस, दैट इज़ नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन जो गूगल से भी मिल जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई कायद आज़म को वो 14 निकात पेश करने की, नेहरू रिपोर्ट के साथ उसको लिंक करेंगे, आप जो मुस्लिम स्ट्रगल है उसको लेकर और वहाँ तक पहुँचेंगे, क्यों ज़रूरत पेश है। फिर आप देखेंगे कि उसके एक एक पॉइंट को क्यों ये पॉइंट रखा गया। फॉर इंस्टेंस उसमें एक पॉइंट है कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया जाएगा, क्यों किया जाएगा ये आपने सोचना है। ये इन्फॉर्मेशन है, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया जाएगा, जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए उस एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, दैट्स फाइन, बट इधर ज़रूरत है कि क्यों किया जाएगा, क्यों कायद आज़म को ज़रूरत पेश आई इस नुक्ते को रखने की, क्यों ज़रूरत पेश आई कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुसलमानों का। ये जो क्वेश्चन ऑफ वाई है, ये जो कॉज है और इसका असर क्या होगा अगर सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा, ये है एनालिसिस। तो आज आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है अपनी इस गुफ्तगू के ज़रिए कि एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। साथ ही मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि सक्सेस का, आज आप मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप बहुत से और लोगों का इंटरव्यू इस फोरम से सुनते होंगे या उनकी डिस्कशंस को सुनते होंगे। सक्सेस का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट हमेशा फेलियर का होता है। सक्सेस के लिए हमेशा एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। ऐसे लोग भी हैं जो CSS 1, 2, 3, 4 महीने की तैयारी से भी करते हैं, बट आप कभी उनको डिग आउट कीजिएगा, आप उनसे पूछेगा आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपको बताएंगे कि वो तो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान फलां बुक्स भी पढ़ते थे, एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़ते थे, वो तो सोशल साइंस में पहले से इंटरेस्टेड थे, उन्होंने जियोग्राफी वगैरह तो OA लेवल में पढ़ ली थी, तो वो आपको वो प्रोसेस नहीं बता रहे। आप लोग समझते हैं शायद वो शॉर्टकट में कर गया, या उसकी अंग्रेज़ी, क्योंकि अंग्रेज़ी का एक मेजर रोल है CSS के अंदर। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी अंग्रेज़ी पे क्यों इतना एम्फेसाइज है, तो उसके लिए जवाब ये है कि अब मैं फील्ड में भी आ चुका हूँ और फील्ड में भी हम देखते हैं अंग्रेज़ी से पाला पड़ता है, ड्राफ्टिंग डेली करना पड़ती है, स्किम मटेरियल को डेली करना पड़ता है, आपने लंबी लंबी रिपोर्ट्स जो हैं उनको स्किम करके अपना रेलिवेंट डाटा निकालना है, कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जाना है, प्रेसी की तरफ जाना है। तो ये लेटर आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये स्किल्स चूँकि यूज़ होनी है, तो इसलिए उसका टेस्ट पहले लिया जाता है। और ऐसे बेसिकली जस्ट लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ऐसे बेसिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी रैशनैलिटी का टेस्ट है। आप किस तरह से लॉजिकली एक सब्जेक्ट को कन्विंसिंग वे में रीडर को आप बताते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट पे ये थॉट्स हैं और ये मेरा प्रूफ है।